नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का 103वां संस्करण प्रसारित हुआ था, जिसे देहरादून में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री धामी के साथ पीएम स्वनिधि परिवार भी मौजूद रहा और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की महिलाओं का जिक्र करते हुए उन्हें मिलने वाले भोजपत्रों की उसमें बात का जिक्र किया। आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी माना जाने वाले देश भर के श्रद्धालुओं से अपनी धार्मिक यात्रा का 5% खर्चा स्थानीय उत्पादों पर करने की अपील भी कर चुके हैं और जिससे लोगों की आजीविका में तेजी से वृद्धि हो रही है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून पहुंचे और बीएल संतोष निजी होटल में भाजपा नेताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आए। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर अलग अलग मंथन भी होता हुआ नजर आने वाला है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बद्रीनाथ धाम को लेकर की गई टिप्पणी पर बयानबाजी थमने का अब नाम नहीं ले रही और कई दिनों के बाद आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के पिच पर खेल रहे हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत को नसीहत देते हुए कहा कि हरीश रावत अपने आप को उत्तराखंडी कहते हैं और एक पुस्तक भी लिख चुके हैं, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंडियत पर थूक रहे हैं, जिस पर अभी तक हरीश रावत का कोई बयान तक सामने नहीं आया। हरीश रावत जी को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय हरीश रावत जी जो उत्तराखंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी हैं वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंड पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से चू नहीं निकला है। क्यों उन्होंने मौन साधा इस पे उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पार्टी किसके साथ है? जो इन्होंने एक महाठग गठबंधन जो पूरे देश के अंदर एक बना है देश को लूटने के लिए, उस गठबंधन का एक सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। इसलिए उसका ये हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, ये जवाब हरीश रावत को स्वतः ही अपने आप मिल गया होगा। रुड़की में पूर्व मेयर गौरव गोयल इस्तीफा देने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए और मेयर ने इस्तीफे का कारण निगम की गंदी राजनीति बताया है। इसके साथ ही भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा और कुछ पार्षदों पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और गौरव गोयल ने कहा है कि वो अब भविष्य में इस गंदी राजनीति से दूर रहेंगे और समाज सेवा में लगे रहेंगे। गौरव गोयल ने भाजपा विधायक और पार्षद पर जमकर भड़ास निकाली और इस दौरान पूर्व मेयर भी भावुक हो गए। कारण है कि नगर निगम की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें प्रदीप बत्रा जी का बहुत ज्यादा दखल और नुपुर वर्मा जो हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात है और रोज सुबह शाम रुड़की से आती जाती है, उनका बहुत ज्यादा दखल होने के कारण पार्षदों ने यहाँ बहुत ज्यादा उपद्रव मचा रखा है। इस कारण से स्थिति उत्तराखंड में श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार पूरे मार्ग की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शुरू करने जा रही है और इसके तहत यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की जाएगी ताकि लोगों को ट्रैफिक से लेकर मौसम तक के अपडेट समय समय पर मिलते रहें। बताना चाहेंगे कि 850 किलोमीटर की यात्रा मार्ग पर TIMS की स्थापना का काम 3 चरणों में किया जाएगा और योजना पर कुल 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा है कि ये योजना केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई है और इस योजना से यात्रियों को और श्रद्धालुओं को समय समय पर मौसम की जानकारी प्राप्त होगी और साथ ही यात्रियों को मार्ग अवरुद्ध होने पर मैसेज से सूचना भी प्राप्त हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से समय समय पर सरकार जो केंद्र सरकार है हमारे जो, क्योंकि चारों धाम के जो हमारे कपाट हैं वो खुल चुके हैं और उनको देखते हुए कि किस प्रकार से सावधानी बरती जाए, हर समय हम मौसम का अनुमान हो, मौसम की सटीक जानकारी हम अपने श्रद्धालुओं को भेजते हैं। साथ में इस प्रकार की जो केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना जो है निश्चित रूप से आने वाले समय पे जो हमारे 4 धाम के जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको हर प्रकार की जानकारी
जानकारी मिलेगी। ट्रैफिक से लेकर वेदर से लेकर हर प्रकार की जो है उनको सुविधा अगर समय पर उनके मोबाइल पर उनको मिल जाती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ जिस प्रकार के, क्योंकि रोड जो है इस समय जब बरसात का मौसम होता है कहीं कहीं ब्लॉक हो जाती है, उसकी सटीक एक जानकारी उनको उनके मोबाइल पर ही मिल जाएगी। तो मुझे लगता है इससे जो है श्रद्धालुओं को बहुत लाभ पहुंचेगा। उधर हरिद्वार के मंगलौर कस्बे में पिछले कई दिनों से लोगों के घरों में दूषित पानी आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने आज मंगलौर जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंगलौर की जल व्यवस्था मात्र 2 ही लोगों के ऊपर टिकी हुई है। सारे अधिकारी रुड़की और हरिद्वार ऑफिस में बैठे मौज कर रहे हैं, जिसके चलते मंगलौर के सभी मोहल्लों में कीड़े युक्त गंदा पानी को पीना पड़ रहा है। पर अधिकारियों को इसकी बिल्कुल भी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। नाली में अंदर को जा रहे हैं, लीकेज है बहुत ज़्यादा। नाली का गंदा पानी, सिविल लाइन का गंदा पानी सब पाइपों में जाके लोगों को घर में पहुंच रहा है। उससे भयंकर बीमारी फैलने का पूरा आजकल चल ही रहा है। आजकल जल संस्थान को 15 मई 2023 को एक ज्ञापन विश्व हिंदू परिषद शाखा मंगलौर ने दिया था। उन्होंने तत्काल से ठीक करने के निर्देश दिए, लेकिन कोई नहीं हुआ। फिर 8 जून को पुनः फिर उन्हें ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक एक भी लीकेज किसी भी कस्बे के किसी भी उसकी लीकेज आज तक भी किसी बंद नहीं की गई। तमाम लीकेज और गंदा पानी से मंगलौर की जनता झेल रही है। खंड जल संस्थान जो है अब से 5 साल 6 साल पहले लगभग 40-50 करोड़ रुपए की यहाँ दूसरी लाइन बिछाई गई थी, लेकिन उससे मंगलौर की पब्लिक का मतलब पानी की समस्या का हल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। मतलब पहले से भी बुरा हाल हो गया और हर जगह लीकेज है, पूरे कस्बे में लीकेज है। उससे क्या हो रहा, गंदी नालियों का पानी जो है लोगों के घर में पहुंच रहा। संक्रामक बीमारियां फैल रही मंगलौर में। हमने 15 मई 2023 को 15 जून 2023 को जेई का घेराव किया था, उन्होंने आश्वासन दिया था। फिर हमने एक्शन को 8 जून को ज्ञापन दिया। हरिद्वार जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने बाढ़ प्रभावितों को पर्याप्त मदद देने की मांग की है और प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान राजीव चौधरी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को आपदाग्रस्त घोषित किया जाए। बाढ़ से लक्सर, खानपुर और रुड़की जैसे तमाम क्षेत्रों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और किसानों की फसलें पानी के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। घरों में रखा राशन, कपड़े और अन्य जरूरी सामान जलभराव से पूरी तरह से खराब हो गए हैं और जलभराव से लोग आर्थिक तंगी का सामना करने पर मजबूर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों को 15,000 रुपए प्रति बीघा और मजदूरों को प्रति परिवार 10,000 रुपए की सहायता दे। तो 15,000 बीघा के हिसाब से जितनी उसके पास जमीन है उसको राहत दी जानी चाहिए। और एक जो सबसे बड़ा विषय हम लोग लगातार जो महसूस करते हैं फील्ड में जाकर, जो दिहाड़ी मजदूरी, दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनका सब कुछ बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गया और पिछले 1.5 महीना से 2 महीना से उनको रोजगार भी उनको नहीं मिल रहा है। बाढ़ की वजह से सब काम ठप हो गए हैं। तो उनको 10,000 रुपये प्रति परिवार को नगद सहायता राशि उनके खातों में डाली जाए या नगद दी जाए, ताकि वो अपने परिवार के लिए कम से कम 2 महीने का राशन तो ले सकें। कोई संदेह नहीं है, आज भाजपा सरकार जिस तरह से सत्ता के नशे में मदहोश है, उसे आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह ये आपदा आई और 15 दिन लोग जिस तरह से परेशान रहे पूरे क्षेत्र के, कहीं भी कोई जनप्रतिनिधि भाजपा का नजर नहीं आया। पूरे क्षेत्र में हर जगह कांग्रेस के लोग खड़े दिखाई दिए, जो उनके हाथ में था कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ की जनता की मदद के लिए वो करते रहे, लेकिन उनके पास ऐसे बड़े संसाधन नहीं है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 वाइब्रेंट विलेज की 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान और उनकी पत्नी को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम के लिए बुलावा भेजा है और ऐसे में अब राज्य सरकार
आईटीबीपी की मदद से इन सभी विशेष आमंत्रित अतिथियों को 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुट गई है, जिसके बाद दिल्ली में पीएम मोदी की इनसे विशेष बातचीत के साथ ही इन्हें सेंट्रल विस्टा का भ्रमण भी कराया जाएगा। और वाइब्रेंट विलेज की नोडल अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया है कि प्रदेश के 51 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज के तौर पर चुना गया है। इन गांवों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई हैं और उन्होंने बताया कि पहली बार इन गांवों की 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान, उनके पति या पत्नी को पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर विशेष आमंत्रण भेजा है। उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज की हालत बद से बदतर हो चुकी है। अभी तक दून अस्पताल में अव्यवस्थाओं का दौर जारी है और इसका एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। महिला अस्पताल के वार्ड के इस वीडियो में एक ही बेड पर 2 जच्चा बच्चा लेटने को मजबूर हैं, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी धामी सरकार पर अब हमलावर होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे मुद्दों के जरिए असल मुद्दे से ध्यान भटका रही है। बुरा हाल है उत्तराखंड का। जिन मुद्दों के लिए सरोकारों के लिए सरकारों को चुना था, प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकार की, लेकिन वो सरकार व्यस्त है लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूसीसी, धर्मांतरण कानून और अब तो एक नया काम मिल गया उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। ऐसे में दून चिकित्सालय की हालत यह है कि एक बेड पर 4 लोग हैं, 2 जच्चा और 2 बच्चा, और आज ही की ये वीडियो है। वहीं दून चिकित्सालय की लिफ्ट के बाहर एक महिला ने प्रसव किया है। उसके अलावा समाचार पत्रों से ये संज्ञान में आया है कि एम्स ऋषिकेश के इमरजेंसी में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण एक महिला को गाड़ी में प्रसव करना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ इन सत्तासीनों से, इसलिए मांगा था प्रचंड बहुमत, क्या इस प्रदेश की महिलाओं ने इसीलिए आपको भर भर के इतना बहुमत दिया कि आप दिल्ली में अपने नेताओं की परिक्रमा करें और लव जिहाद और लैंड जिहाद पर आप आतंक मचा कर रखें, लेकिन रोजगार पर बात न करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर बात न करें? सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट में राज्य के 75 पुलों को असुरक्षित पाया गया है, जिसमें नैनीताल जिले के भी 2 पुल शामिल हैं, जिसके बाद अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और जिलाधिकारी ने इन दोनों पुलों को सुरक्षित करने के निर्देश दे दिए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि नैनीताल जिले में रामनगर का रतौड़ा और रूसी बाईपास पुल नैनीताल को सेफ्टी मेजर की नजर से असुरक्षित दर्शाया गया है और लिहाजा उनको ठीक करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि अगर इन पुलों पर यातायात बंद करना हो तो तत्काल उसकी जानकारी भी दी जाए। हमारे जनपद के जो पुलों का सेफ्टी ऑडिट हुआ था उसमें पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड और प्रांतीय खंड ने 2 पुलों को अभी सुरक्षा की दृष्टि से उनमें कुछ इश्यूज रिपोर्ट करे हैं, जिसमें एक पुल निर्माण खंड का है, रतौड़ा पुल, और दूसरा रूसी गधेरा पुल है, जिनमें पुलों को कोई ऐसा सिग्निफिकेंट खतरा नहीं बताया गया है। उनकी जो अप्रोच है या सुरक्षात्मक कार्य जो अबैटमेंट के किनारे हुए हैं उनमें कुछ डैमेज रिपोर्टिंग विभाग के द्वारा करी गई है। मेरी दोनों विभागों से बात हुई है और विभागों को ये निर्देशित किया गया है कि यदि यातायात को कोई खतरा इन पुलों पर है तो यातायात प्रतिबंधित करने पर भी विचार करेंगे। अभी विभाग के द्वारा जो इसमें प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार यातायात प्रतिबंधित करने की आवश्यकता वर्तमान में तात्कालिक रूप से नहीं बताई गई है, सिर्फ सुरक्षात्मक कार्य करने की आवश्यकता बताई गई है। तो उसके विषय में विभाग को अग्रितर जो एस्टिमेट वगैरह की कार्रवाई है वो करने के लिए निर्देश दिए। उधर मौसम में आया बदलाव अपने साथ कई चुनौतियां और बीमारियां भी लेकर आता है। उत्तराखंड में इन दिनों स्कूली बच्चे और लोगों में एक वायरल कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू के लक्षण तेजी से बढ़ते देखे जा रहे हैं। वहीं दून अस्पताल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशील कुमार ओझा ने बताया कि ये दरअसल एक तरह का मौसमी दुष्प्रभाव है जो वातावरण में उमस की वजह से पैदा हो जाता है। 6 से 7 दिनों की अवधि पूरी करके ये परेशानी खत्म हो जाती है। दिन लगभग 50 से 70 मरीज हमारे पास आ रहे हैं। बस एक अच्छी बात यह है कि मरीजों को भर्ती नहीं करना पड़ रहा है, ओपीडी बेसिस पे ही ठीक हो जा रहे हैं। बस ये है कि अगर मरीज को सावधानियां बरतने के लिए समझा दिया जाता है तो मरीजों में एक से दूसरे पे इन्फेक्शन कम होता है। मगर हो क्या रहा है, परिवार के एक सदस्य को होता है, फिर उसके फैमिली के बच्चों में हो रहा है सबसे पहले, तो फिर माँ बाप को हो जा रहा है, या पेरेंट्स को हो रहा है तो बच्चों में हो जा रहा है, वाइफ को हो रहा है तो हस्बैंड को हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये क्रॉस इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसकी सलाह यही है कि अपने टॉवल का इस्तेमाल, जब एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो अपने कपड़े बिल्कुल गर्म पानी से धोएं
और टॉवल का इस्तेमाल एक से दूसरे में ना होने दें ताकि इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जा सके। बागेश्वर में होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर होनी है और बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बताते हुए रमेश पांडे कृषक का कहना है कि बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस के पास आज की तारीख में जिताऊ उम्मीदवार नहीं है और बीजेपी बागेश्वर में अपने संगठन के आधार पर उपचुनाव लड़ने का दम भर रही है। वहीं कांग्रेस के पास तो बागेश्वर में न तो जिताऊ उम्मीदवार है और न ही जमीनी संगठन। बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति सिर्फ एक दूसरे का पुतला फूंकने तक ही सीमित है। भाजपा और कांग्रेस में किसको टिकट मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। आज की तारीख में कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है जिसको हम जिताऊ कैंडिडेट कह सकते हैं। एक दूसरा, कांग्रेस के पास वो संगठन भी नहीं है जो संगठन जनता को नब्ज समझता हो और जनता के बीच में जाके अपनी बात को सकुशलता से कह सकता हो, ठीक है ना। भाई बागेश्वर में स्टेट बैंक के चौराहे पर खड़े होकर पुतला आप फूंक सकते हैं, ये भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है। इन दोनों दलों को राजनीति में यही सिखाया भी गया है। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस प्रदेश आधारित दल नहीं है। इनके जो भी, देखिए, टिकट किसको मिलेगा, दिल्ली तय करेगी और जब टिकट देने के बाद जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो दिल्ली तय करती है कि आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो दिल्ली ने तय करना है यहाँ टिकट किसको मिलता है। और इसके साथ हम लोग कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। हरिद्वार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय गिरोह को चोरी की थार के साथ किया गिरफ्तार। वहीं चौपहिया वाहन चुराने में एक्सपर्ट है ये आरोपी। देहरादून कोठी इछाड़ी डैम के पास पिकअप हुई दुर्घटनाग्रस्त। वहीं घटना के बाद एसडीआरएफ ने किया एक व्यक्ति का शव बरामद। वाहन नेरवा हिमाचल प्रदेश से सेब लेकर सहारनपुर मंडी जा रहा था। हरिद्वार में अतिक्रमण को हटाने का अभियान जारी। वहीं नेशनल हाईवे 58 के चौड़ीकरण में बन रहे बाधा। वहीं भूपतवाला क्षेत्र स्थित एक मंदिर को हटाया गया। उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश का कहर जारी। वहीं बद्रीनाथ हाईवे का लामबगढ़ में बहा 50 मीटर हिस्सा। भूस्खलन से धसरा गांव को पैदा हुआ खतरा। डोईवाला के पंचवटी कॉलोनी में घरों में घुसा कोबरा। वहीं घर में सो रहे 2 बच्चों को कोबरा ने काटा। बच्चों को हिमालयन अस्पताल में कराया गया है भर्ती। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कोबरा को किया रेस्क्यू। लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे बंद। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश से दरक रहे हैं पहाड़। बाबा आश्रम कर्णप्रयाग से आगे पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध है। बागेश्वर में डांगती गांव के लोग डंडी कंडी के सहारे मरीजों को अस्पताल लाने को मजबूर। वहीं सुविधाओं के अभाव में गांव से महानगरों में हो रहा है पलायन। डांगती गांव तक पहुंचने के पैदल रास्ते भी नहीं ठीक। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। वहीं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश का अलर्ट किया है जारी। धीरेन्द्र शास्त्री को ढूंढते बागेश्वर पहुंच रहे हैं भक्त। वहीं बागेश्वर के बागनाथ नगरी पहुंच रहे हैं भक्त। मध्य प्रदेश के बागेश्वर की बजाय उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंचे। वहीं बागेश्वर पुलिस पुजारी के पास हर दिन पहुंच रहे हैं फोन। हरिद्वार के मंगलौर में लोगों के घरों में दूषित पानी। विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। जल संस्थान के खिलाफ दिया धरना। वहीं कहा कि अधिकारी ऑफिस में बैठे मौज कर रहे हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।